हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी डाइपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में हमने इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था और हमने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था, तो डाइपोल एक्चुअल में क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि डाइपोल एक पेयर है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जब किसी एक डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो उस पेयर को मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल क्या है? अ पेयर ऑफ एन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है बच्चों? और इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है, वो होती है डाइपोल मोमेंट। क्या होती है बच्चों? डाइपोल मोमेंट। It measures strength of डाइपोल। ये डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताती है कि डाइपोल की स्ट्रेंथ क्या है, और इसको डिनोट करते हैं P से, और P होता है Q इंटू 2A। Q इंटू 2A मतलब इधर चार्ज, किसी भी एक चार्ज, कोई भी एक चार्ज, क्योंकि चार्ज के मैग्नीट्यूड तो सेम है, इधर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं उन चार्जेस के डिस्टेंस को उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं डाइपोल मोमेंट मेरे सामने आएगा। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा -q से +q होती है। बच्चों ये चीज ध्यान रखना आप कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो -q से +q होती है और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइपोल। क्लियर है बच्चों? तो अगर मेरे दिमाग में डाइपोल के बारे में क्लियर है तो मैं अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल को डिस्कस करूंगा कि किसी एक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए अब जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल पढ़ता हूं तो उसके मैं दो पार्ट बेसिकली करता हूं, एट एन एक्सियल पॉइंट और एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट होता क्या है बच्चों? ये वो लाइन जो -q और +q चार्ज को मिलाती है वो डाइपोल की एक्सिस कहलाती है। तो अगर कोई पॉइंट जो उसकी एक्सिस पे रखा हो वो उसका एक्सियल पॉइंट कहलाता है। तो लेट मैं कहता हूं कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस a होती है और ये डिस्टेंस भी कितनी होती है? a होती है, क्योंकि ये पूरे डिस्टेंस को मैं 2a मानता हूं बिकॉज ऑफ इजीनेस ऑफ कैलकुलेशन। और इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट अज्यूम किया p, और इस पॉइंट को मैंने A माना, इस पॉइंट को मैंने B माना। ठीक है, इसके मिड पॉइंट O से मैं एक पॉइंट मानता हूं, इसके मिड पॉइंट O से एक पॉइंट मानता हूं P, जो कि R डिस्टेंस पर है। अगर ये पॉइंट यहां से R डिस्टेंस पर है तो मुझे बताइए इस Q और P की डिस्टेंस क्या होगी, या मैं बोला B और P की डिस्टेंस क्या होगी? तो R - A। क्या होगी बच्चों? R - A। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस -q से इस पॉइंट P की डिस्टेंस जो होगी वो होगी R+A। तो पहले तो मुझे ये कैलकुलेशन समझ लेनी है ये कैसे हुआ। तो इस सेंटर से अगर ये डिस्टेंस R है और ये A है तो ये जो रेस्ट बची वो कितनी बची? R-A। और अगर सेंटर से मैंने बोला ये डिस्टेंस R है तो ये कितनी है? A। तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वो जाएगी R+A। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर मैंने दोनों चार्जेस से इस P पॉइंट की डिस्टेंस नाप ली। अब मैं इन दोनों चार्जेस के कारण उस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालता हूं, और जो नेट पोटेंशियल होगा वो उस पोटेंशियल का क्या होगा? सम होगा। ये हम पढ़ते हुए आए हैं। तो मैंने सबसे पहले लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज। अगर मैं +q चार्ज के कारण देखूं तो इस P पर पोटेंशियल कितना होगा? VQ=KQ/R-A। क्या होगा बच्चों? KQ/R-A। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर हम डायरेक्शन को मेजर नहीं करेंगे, सिंपल यहां पर KQ/R-A होगा। और अगर मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज -q एट पॉइंट P, अगर मुझे उस पॉइंट P पर -q के कारण पोटेंशियल चाहिए बच्चों तो हो जाएगा V ऑफ -q।
और v ऑफ माइनस क्यू क्या होगा बच्चों, माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस। देखिए बच्चों हमने जब पोटेंशियल पढ़ा था, किसी भी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालता हूं तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाई आर, और अगर मैं नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल की बात करता हूं तो वहां पर माइनस आ जाता है। तो इसलिए मैंने लिखा v ऑफ माइनस क्यू का मतलब ये है v ड्यू टू ऑफ माइनस क्यू, वो आ जाएगा माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 डाला। अगर मैं बोलता हूं कि सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो v एट पी हो जाएगा v ऑफ क्यू प्लस ऑफ v ऑफ माइनस क्यू। दोनों चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल होगा मैं उसका सम कर लूंगा, तो v एट पी इज इक्वल टू v ऑफ क्यू प्लस v ऑफ माइनस क्यू। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करने वाला हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 2। तो v ऑफ क्यू की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर माइनस ए माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। देखिए बच्चों v ड्यू टू क्यू की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए, और v ऑफ माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। मैंने यहाँ से v p को मैंने यहाँ से के क्यू अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर आर माइनस ए माइनस आर प्लस ए बचता है बच्चों। और अगर मैं इसको यहाँ पर फर्दर सॉल्व करता हूँ तो वी पी इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूंगा तो आर माइनस ए और आर प्लस ए एलसीएम आएगा, और यहाँ पर लिखूंगा मैं आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए। जब मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा आर प्लस ए और यहाँ पर माइनस आर माइनस ए। क्लियर है बच्चों? अब मैंने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों अब मैंने इसको सॉल्व किया तो v एट p की अगर मैं बात करूं तो के क्यू बाहर है, और यहां पर अगर मैंने लिखा तो ये आ जाएगा r प्लस ए माइनस आर और माइनस माइनस का प्लस ए। क्लियर है बात? और ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए बच्चों अब मैं कहता हूं यहां से कि r और r जो हो जाएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन बनी वो आ जाएगी के क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो v एट p जो आ गया, v एट p जो आया वो आया के क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? और जैसा कि मुझे पता है कि q इंटू 2a जो होता है वो होता है बच्चों p। क्या होता है बच्चों? p। तो मैंने लिखा अगर ऐसा है तो Vp को लिख सकता हूं मैं Vp इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चूंकि पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती इसलिए मेरा ये फॉर्मूला यहाँ पर डेराइव हो जाता है। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, अगर मैं कहता हूँ कि r की वैल्यू जो है वो a से बहुत ज्यादा है तो मैं कहता हूं कि ए स्क्वायर तो होगा वो आर स्क्वायर से बहुत छोटा होगा, तो v एट p जो हो जाएगा वो हो जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? के पी बाई आर स्क्वायर। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसकी एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है के पी बाई आर स्क्वायर इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो के पी अपॉन आर स्क्वायर पर बेस्ड आते हैं, वो ये मान के चलता है कि ए जो है वो आर से बहुत छोटा है। और अगर आपको न्यूमेरिकल में डाटा दिया होता है तो हम ये अज्यूम आराम से कर सकते हैं कि ए और आर में मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। अगर आर मुझे ए से ज्यादा बड़ी लगती है तो मैं ये वाला फॉर्मूला डिराइव करूंगा, इस वाले फॉर्मूले से रखकर न्यूमेरिकल करूंगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं ए की वैल्यू जो है वो इसके कंपेरेबल है तो मुझे इस वाले फॉर्मूले से इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होता है डिस्कशन के लिए वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल लाइन। मैंने आपको इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी डाइपोल के कारण तो मुझे 2 पॉइंट पर निकालना पड़ेगा, एक एक्सियल पॉइंट पर और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर। क्लियर है बच्चों?
देखिए बच्चों, अब जो मेरा डिस्कशन के लिए टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट समझता हूँ मैं सबसे पहले कि इक्वेटोरियल पॉइंट होता क्या है। अगर मैं कहता हूँ कि ये माइनस क्यू और प्लस क्यू का कॉम्बिनेशन मेरा एक डाइपोल है, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो इस डाइपोल की एक्सिस कहलाती है। और इसके मिड पॉइंट से, ये इसका मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट से इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उस लाइन को मैं इक्वेटोरियल लाइन बोलता हूं इसकी। तो उस पॉइंट, उस लाइन पर किसी भी पॉइंट को मैं इक्वेटोरियल पॉइंट कहता हूं मैं। क्लियर है बच्चों? तो मैं किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो लेट इसके मिड पॉइंट से मैंने एक डिस्टेंस p पर, इसकी डिस्टेंस r पर एक पॉइंट माना p, और उस p पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि अगर इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस r है, इस डिस्टेंस को मैंने a माना, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगी, और ये डिस्टेंस भी बाय सिमेट्री क्या होगी, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगी। और अब मैं कहता हूं कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है P पर, तो सबसे पहले मुझे माइनस Q और प्लस Q दोनों के कारण क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P। अगर मैं प्लस Q चार्ज के कारण अगर पोटेंशियल निकालूं तो V प्लस Q क्या होगा, KQ बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, KQ बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब मैं बोलता हूं कि अगर मुझे माइनस Q के कारण निकालना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस Q, ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पर मुझे माइनस Q के कारण अगर पोटेंशियल निकालना है तो कितना होगा, तो V एट माइनस V ड्यू टू माइनस Q हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बट यहाँ पर ये माइनस का होगा बच्चों, क्यों, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको जब मैं एक्सियल पॉइंट का डेरिवेशन कर रहा था कि माइनस Q के कारण जो पोटेंशियल होता है वो माइनस का होता है। तो अगर ऐसा है तो मैंने बोला सो नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू V ऑफ प्लस Q प्लस V ऑफ माइनस Q। तो ये आ जाएगा KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो माइनस से माइनस गया तो Vp जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी डाइपोल के कारण, किसी भी डाइपोल के कारण उसकी जो इक्वेटोरियल लाइन होती है, उसकी जो इक्वेटोरियल लाइन होती है उसके हर एक पॉइंट पर, उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है बच्चों, 0 होता है। और इस पॉइंट पर काफी सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। हम इस पॉइंट पर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, देखिए किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि एक डाइपोल की इक्वेटोरियल जो लाइन होती है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस भी होती है। क्या होती है बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, वो सरफेस जिस पर पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे वो। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी लाइन पर अगर मैं कहीं भी पॉइंट ले लूं, चाहे यहां ले लूं, चाहे यहां ले लूं, चाहे यहां ले लूं, चाहे यहां ले लूं, इन सभी पर पोटेंशियल सेम रहेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। क्या होगी बच्चों, 0 होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देन हम इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं कि वो न्यूमेरिकल किस तरह का आता है। देखिए बच्चों, एक ये न्यूमेरिकल हमारे सामने है। ये कहता है कि टू चार्जेस माइनस Q एंड प्लस Q आर लोकेटेड एट पॉइंट A 0,0, माइनस A एंड B 0,0, प्लस A respectively. How much work done is moving
टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P 7,0,0 टू Q -3,0,0। देखिए बच्चों, देखने में ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी लगता है कि भाई ये कैसे हुआ, बट ये एक्चुअल में डाइपोल पर बेस्ड है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूँ ना, तो ये ड्रॉ करने के बाद बहुत इजी न्यूमेरिकल हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि अगर मैं डाइपोल की बात करूँ और मैं कहता हूँ कि ये -Q और ये +Q चार्ज रखे हुए हैं, अगर इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो 0,0, -a है और इसके कोऑर्डिनेट 0,0, a है। क्लियर बच्चों? और तीसरा जो चार्ज है, किसी तीसरे चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को सॉरी, मुझे मूव कराना है P, Q से। तो देखिए P के अगर मैं कोऑर्डिनेट मानूं तो ये P जो है ये कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये पॉजिटिव x एक्सिस पर लाई कर रहा है और ये नेगेटिव x एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो मैं कहता हूं कि मैं अगर अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह से बनाऊं कि ये मेरा z एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है और ये मेरी y एक्सिस है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं सेंटर की बात करूं तो ये मेरा ओरिजिन है और यहां पर मैंने अपना क्या माना, P माना, और वो है 7,0,0 और यहाँ पर मैंने अपना Q माना -3,0,0 और ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी क्या है, y एक्सिस है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आती है कि ये जो डाइपोल है और ये जो PQ पॉइंट है, या ये मैं कहूँ ये PQ लाइन है, ये PQ लाइन इस डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन है। अगर मेरे ये चीज समझ में आ गई कि यार ये इक्वेटोरियल लाइन है, तो उसके बाद इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसको ड्रॉ कर लिया और मैं मानता हूं कि भाई ये जो डाइपोल है ये एक्स एक्सिस पर प्लेस है और इसके अलावा वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, दोनों एक्सिस इसकी इक्वेटोरियल लाइन की तरह बिहेव करेगी। तो अगर वो इक्वेटोरियल लाइन की तरह बिहेव कर रही है तो मैं बोलूंगा कि अगर मुझे इसको P से Q ले जाना है तो WP के से Q जो होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होगा V Q0 इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। हमने जब पोटेंशियल पढ़ा था तो पोटेंशियल की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि V फाइनल माइनस V इनिशियल होता था W इनिशियल से फाइनल अपॉन Q0। अब मुझे वो वर्क डन निकालना है तो मैं इस Q0 को इधर ले आऊंगा, तो V P से Q ले जा रहा हूँ, V P से Q ले जा रहा हूँ तो ये आ जाएगा VQ माइनस VP। और मुझे पता है कि VP और VQ दोनों ही सेम है, VP इज इक्वल टू VQ इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही पॉइंट जो है वो उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो WPQ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो ये जो क्वेश्चन है जितना टाइम इसको लिखने में लगेगा उससे 1 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा, अगर मेरे दिमाग में ये पिक्चर क्लियर है कि ये जो पॉइंट है ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो कभी भी डाइपोल का ये क्वेश्चन आए तो आपको ये जरूर देख लेना है। ऐसा तो नहीं कहीं कहीं वो जो पॉइंट जिसमें मैं मूव करा रहा हूँ वो पॉइंट जो है वो इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर तो नहीं है। अगर इक्वेटोरियल लाइन पर है तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो 0 माइनस 0 तो 0 ही होता है, तो WPQ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन इस पर बनते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। देन इसके बाद एक डेरिवेशन और इसमें पेंडिंग बचता है डाइपोल में, हम उसको डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट मेरा डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट जर्नल पॉइंट। जर्नल पॉइंट का मतलब क्या है कि मैंने कहा कि सर मैंने एक डेरिवेशन किया, वो किया था एक्सियल पॉइंट के लिए, दूसरा पॉइंट किया था मैंने इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। बट मैं कहता हूं कि अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जो ना तो इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करे और ना ही एक्सियल लाइन पर लाई करे, तो उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, उस पॉइंट को बोलूंगा मैं जनरल पॉइंट। तो अब देखिए अगर ये पॉइंट यहाँ लाई करता तो मैं बोलता इसको एक्सियल पॉइंट, और अगर इस लाइन पर लाई करता तो ये होता इक्वेटोरियल पॉइंट। बट यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने कोई और ही पॉइंट लिया है और वो पॉइंट जो है वो जनरल पॉइंट है। अगर मैं थोड़ा सा इसको स्टडी करूं तो यहाँ पर मुझे कुछ अजम्पशन लेने पड़ेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। वो क्या है कि इसके मिड पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो r होगी, और -Q2 से जो डिस्टेंस होगी वो r2 होगी, और R1 से प्लस Q से क्या होगी, R1 होगी।
और मैंने यहाँ पर एक इस पर परपेंडिकुलर डाला। यहाँ पर क्या डाला मैंने? परपेंडिकुलर। मैं ये मानता हूं कि ये आर डिस्टेंस बहुत दूर है, तो ये जो एंगल है थीटा, ये इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके लिए मुझे इसको बहुत छोटा बनाना पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि आइडियल डाइपोल के लिए, अगर आपको याद हो, फॉर आइडियल डाइपोल के लिए मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी। और आइडियल डाइपोल Q टेंड्स टू क्या होता है? इंफिनिटी होता है, और 2a टेंड्स टू क्या होता है? 0 होता है। इसलिए मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पर ये थीटा जो है वो दोनों के लिए सेम है। क्लियर है बच्चों? मैंने यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया A, यहाँ पर ले लिया पॉइंट B, और यहाँ पर ले लिया ये पॉइंट C। अब मैंने कहा अगर ऐसा है तो, और एक और चीज देखिए कि अगर मैं बोलूं कि ये, मैं इसको ऐसे कहूंगा कि ये जो पॉइंट P है, या इसका जो पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, वो इस P वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर मैंने बोला कि P वेक्टर ऐसे है, R वेक्टर ऐसे है, भाई P वेक्टर तो ऐसे है डाइपोल मोमेंट, और अगर मैं इसका मानूं, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस तरफ है, तो P वेक्टर और R वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? थीटा एंगल है। क्योंकि यहाँ पर हम एक नई चीज डिराइव करेंगे, तो ये चीज हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि P वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद R वेक्टर। अगर ऐसा है तो देखिए, मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो V प्लस Q जो होगा वो हो जाएगा KQ अपॉन R1। और मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज, वो आ जाएगा V ऑफ माइनस Q KQ बाई R2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब मैंने कहा, अगर मैंने बोला कि सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, वो आ जाएगा V एट P इज इक्वल टू V ऑफ Q प्लस ऑफ V ऑफ माइनस Q। V ऑफ Q प्लस ऑफ माइनस Q, सेम प्रोसीजर है, कोई नई बात नहीं है, हमने करी। तो V ऑफ P क्या हो जाएगा? KQ बाई R1 माइनस KQ बाई R2। क्योंकि माइनस Q चार्ज है, इसलिए मैंने लिखा माइनस Q, माइनस यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया। और अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा VP इज इक्वल टू KQ, मैंने बाहर लिया, ये आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और ये आ जाएगा VP इज इक्वल टू KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। क्लियर है? यहाँ सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर कुछ देखने वाली टर्म है, वो देखिए आप क्या है कि अगर मैं इस लाइन को, इस डिस्टेंस को 2a मानता हूं, अगर मैं इस डिस्टेंस को 2a मानता हूं, तो अगर मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला तो ये जो AC है, एक्चुअल में मैंने बोला कि R2 माइनस R1 जो है वो AC के बराबर है। किसके बराबर है? AC के। क्योंकि मैंने बोला कि अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो R2 बड़ी है और लगभग बराबर भी है, क्योंकि मैं बोलता हूं कि डिस्टेंस बहुत छोटी है। तो मैंने कहा कि अगर मैं R2 माइनस R1 निकालूं, उसके लिए मैंने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डाला था, और ये एक हाइपोटेन्यूस है 2a। क्या है ये? हाइपोटेन्यूस है। ये एंगल कितना है? थीटा है। तो अगर ऐसा है तो AC कितना हो जाएगा? मुझे पता है AC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? cos थीटा होता है। तो AC पर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB इंटू कॉस थीटा। या फिर मैंने बोला कि R2 माइनस R1, या फिर AC इक्वल टू हो जाएगा 2a cos थीटा। ये चीज बच्चों यहाँ पर असम्पशन देना पड़ेगा मुझे कि R2 माइनस R1 के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया था, और ये जो डिस्टेंस थी AC वो मेरे लिए क्या थी? R2 माइनस R1। और एक असम्पशन ये है कि मैं कहता हूँ कि इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया कि R1 लगभग बराबर R2 के है, और उसको मैंने R माना। क्या माना बच्चों मैंने? कि R1 जो है वो लगभग बराबर R2 के है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो होती है बहुत छोटी होती है। तो मैंने बोला कि जो भी अंतर है वो है 2a cos थीटा के बराबर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 डाला, और फिर मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 4, तो V एट P जो हो जाएगा वो हो जाएगा KQ इंटू a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्या आ जाएगा? फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर VP इक्वल टू K
Q इंटू 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? K इंटू 2a, K Q इंटू 2a अपॉन cos थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर Q इंटू 2a जो होता है वो क्या होता है? P होता है। तो यहाँ पर VP जो आ जाएगा वो आ जाएगा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। मेरे पास जो फॉर्मूला बचा वो क्या बना? के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब कॉस थीटा क्या है, थीटा क्या है? अगर मैं यहाँ पर वही आपको समझाना चाहता हूँ कि थीटा क्या है, कि थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर। पी वेक्टर एंड आर वेक्टर। पी वेक्टर क्या है? पी वेक्टर क्या है? पी वेक्टर डाइपोल मोमेंट है। और आर वेक्टर क्या है? वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पी वेक्टर। आर वेक्टर क्या है? पी वेक्टर से उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज हमें ध्यान देनी है। तो सबसे पहले अब एक चीज देखिए, आप मैं एक और चीज बताता हूं। अगर मैंने कहा कि इफ पॉइंट लाइज एट एक्सियल लाइन, अगर वो पॉइंट एक्सियल लाइन की पर लाई करे, अगर वो पॉइंट एक्सियल लाइन पर लाई करे, सपोज करो ये पॉइंट जो है वो एक्सियल लाइन पर लाई करे, तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा? थीटा अगर पॉइंट एक्सियल लाइन पर लाई करता है तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो अगर एक्सियल लाइन पर लाई करेगा तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। और ये फॉर्मूला जो हो जाएगा ये आ जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं चाहता तो सबसे पहले ये डेरिवेशन करा देता और इसी से दोनों निकाल लेता, बट मैंने कहा कि पहले मैं वो कराता हूँ उसके बाद ये कराऊंगा। इससे भी आप दोनों निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, आपके पास 2 डेरिवेशन है। और अगर मैं कहता हूं कि इफ पॉइंट पी लाइज एट इक्वेटोरियल लाइन, अगर वो इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर वो पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है तो वो जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री जैसे ही हुआ तो के पी कॉस 90 कितना होता है बच्चों? 0। तो वी एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा? 0। तो अगर मैं बात करूं तो ये एक्सियल लाइन पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है के पी बाई आर स्क्वायर, और वी एट इक्वेटोरियल जो होता है वो हो जाता है 0। क्लियर है बच्चों? कोई कंफ्यूजन है? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसमें एक छोटी सी चीज जो है वो मैं इसको यहाँ पर समझा दूंगा। वो फॉर्मूला जो है वो बेसिकली सीबीएसई में उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बट कभी कभार कंपटीशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं उसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए क्या है वो। देखिए बच्चों मैंने क्या किया, मैंने इस फॉर्मूले को लिया के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को, और इस आर स्क्वायर से मैंने इस पूरे फॉर्मूले से मैंने आर कैप को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। और आर कैप एक्चुअल में क्या है? आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मैं 1 से इसको किसी भी चीज को आराम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और आर कैप की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो आर कैप की वैल्यू होती है आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर। ये एक यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो मैंने क्या किया, इस आर कैप को खोला और आर कैप अपॉन आर का मोड लिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने पढ़ा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो पी बी एक वेक्टर है, आर भी एक वेक्टर है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर और आर पी हो जाएगा आर क्यू। तो आपको क्या करता है, कभी कभार वो क्वेश्चन में थीटा नहीं देता है, आपको सिंपल वो क्या दे देगा, पी वेक्टर दे देगा और आर वेक्टर दे देगा, और बोलेगा कि बताओ कि किसी भी पॉइंट पर आप इस पॉइंट पर क्या निकाले, एक पोजीशन वेक्टर है पॉइंट, उस पर पोटेंशियल निकालो। तो आपको ये वाला फॉर्मूला देना पड़ेगा कि पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इससे भी आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। बेसिकली एनसीईआरटी पर एनसीईआरटी में हमारे इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं है। क्लियर है बात? तो ये आज हमने टॉपिक जो है वो डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, जिसमें हमने उसकी एक्सियल लाइन पर डिस्कस किया, उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर डिस्कस किया, और उसके किसी भी जनरल पॉइंट पर डिस्कस किया जो कहीं पर भी लाई नहीं करता है। ये मतलब कि वो एक्सियल पॉइंट पर भी लाई नहीं कर रहा है और इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी लाई नहीं कर रहा है, वो लाई कर रहा है किसी जनरल पॉइंट पर, और उस जनरल पॉइंट से मैंने एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों के फॉर्मूले डिराइव किए।
क्लियर है बात। इस जनरल पॉइंट का एक डेरिवेशन एनसीईआरटी में भी दे रखा है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप इससे करेंगे तो आपको ये डेरिवेशन थोड़ा सा इजी लगेगा। क्लियर है बच्चों, आप नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द स्पेरिकल बॉडीज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। चार्ज स्पेरिकल शेल, चार्ज स्पेरिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।